जय हिंद एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर को काफ़ी अच्छे से किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हेल्थ केयर जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, साथ ही साथ जूनोटिक डिजीज़। अगर हमारे पास इसके बाद स्पेयर टाइम बच जाता है तो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। लास्ट क्लास में हमने जब आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप किया था तो हमने पीवाईक्यूज भी देखे थे कि पीवाईक्यूज कैसे आ रहे हैं। तो पीवाईक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। इस चैप्टर के लिए पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक क्वेश्चन है 2023 का। इस क्वेश्चन पर हम लेक्चर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे जैसे हमारा फॉर्मेट रहता है। अब जो ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग मलेरिया, सेम क्वेश्चन 2021 में सेम, इवन लैंग्वेज भी सेम है और पूछ लिया। मतलब अगर कोई पर्सन पीवाईक्यू अच्छे से करके जा रहा है ना तो उसके क्वेश्चन वैसे ही बढ़ रहे हैं, सिर्फ उसको कुछ समझ में भी नहीं आता, उसने रट भी लिया होता ना वो क्वेश्चन 2021 वाला, तो 2023 में वो क्वेश्चन वो करेक्ट कर देता। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, एक क्वेश्चन है 2018 में आया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन 2021 में आ गया, लैंग्वेज भी सेम है, ठीक है। ऑप्शंस को उन्होंने बस ऊपर नीचे करा है, इसलिए पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट क्लास में भी जो ब्लड ग्रुप वाला था चैप्टर था, उससे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन वाला जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, सब लेक्चर्स में हमने पीवाईक्यूज को देखा है और देखा है पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं और पीवाईक्यू को कितना रिलेवेंस है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ अपने आप में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। तो हेल्थ क्या होता है कि कोई पर्सन है जिसका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना जरूरी है। एक हेल्दी पर्सन का फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना जरूरी है। अब आप इस डेफिनेशन को कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मेंस होगा ना, और अगर आप इस तरह की डेफिनेशन लिखेंगे कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज आर डिफाइंड एज द हेल्थ। तो और ये किसने डेफिनेशन दी है? जो अपेक्स बॉडी है हमारी WHO, उसने ये हमको डेफिनेशन दी है। तो आप WHO के नाम पे पूरी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और मेंस के अंदर लिखिएगा कुछ, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैच होंगे। डिजीज की अगर मैं बात करूं तो डिजीज के अंदर क्या आता है कि कुछ अबनॉर्मल कंडीशन हमारी बॉडीज में दिखे, जिसके हमको सिम्टम्स दिखे नॉर्मल बॉडीज के अगेंस्ट, हमारी बॉडी में कुछ फीवर हो, कुछ वॉमिटिंग हो, कुछ अलग सिम्टम्स हो, हम उनको क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडीज में डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी है। हेल्दी का मतलब हमने तीनों स्टेट देख लिया, क्या? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। अगला पे जाते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ डिजीज क्या होती है। ठीक है, डिजीज हमारी मेनली दो टाइप की होती है, एक कंजेंटल और एक अक्वायर्ड। ठीक है, अक्वायर्ड में भी हमारे दो, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। चलिए अब देखते हैं। कंजेंटल जो डिजीज होती है हमारी, वो क्या होती है? जो हमको बाय बर्थ मिली होती है, हमारे पेरेंट्स से मिली होती है। ठीक है, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिफेक्ट। हम बोलते हैं ना कि इसके बचपन से इसके दिल में छेद है, क्लेफ्ट लिप्ट। आप देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों का एक जो होठ होता है वो होता ही नहीं है, या ऊपर वाला होठ काफी छोटा होता है, नीचे वाला होठ काफी मोटा होता है। तो वो ये सब क्या होते हैं? जेनेटिक डिजीज होते हैं जो उनको उनके पेरेंट्स से इनहेरेंट हुए हैं। दूसरे होते हैं अक्वायर्ड डिजीज। ये क्यों होते हैं? ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, पर ये बाय बर्थ उनके पास नहीं होते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल्स हो गया, इसके कारण हो रहा है, कुछ एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है, एज रिलेटेड इश्यूज के कारण हो रहा है। तो ये कौन से हो गए हमारे एक्वायर्ड डिजीज। इनके अंदर भी कौन से? कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है दोनों टर्म। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? जो पैथोजन के थ्रू हो। अब आप सोचेंगे पैथोजन क्या होता है? पैथोजन मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज जो किसी ऑर्गेनिज्म के कारण हुई हो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के कारण हुई हो। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होगा हमारे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स। इनके कारण कोई अगर हुआ हो तो कौन सा हो गया? इन्फेक्शियस हो गया। ये क्या होती है? मेनली कम्युनिकेबल होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलती है। एग्जाम्पल क्या होगा इसके? ट्यूबरक्लोसिस हो गया, HIV, एड्स एंड मलेरिया। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए।
नॉन इन्फेक्शियस कौन कौन सी होती है हमारी, जो जिसको किसी पैथोजन की जरूरत ना हो, ठीक है। ये मेनली क्या होता है, एनवायरनमेंट के कारण हो या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड हो। इसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे हो गए, हेल्थ डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ये इसके एग्जांपल हो गए। अगर कोई मुझसे पूछे इस पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड कौन सी है, तो मैं उसको बताऊंगा ये वाली स्लाइड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इस लेक्चर की है। अगर ये स्लाइड आपको क्लियर है ना, तो आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के सही होने के चांसेस इस चैप्टर से हो जाते हैं। 70 to 80% आप क्वेश्चन, अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गई ना, तो उससे हो जाएंगे 70 to 80%। स्टार्ट करते हैं कि कौन सी डिजीज किससे बिलोंग करती है। इसकी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, अगर आप उसको समझ में आ जाती है तो आप उसको यूज कीजिएगा। जो डिजीज है उसको मेनली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है हमारी वायरल डिजीज, सेकंड है बैक्टीरियल डिजीज, और थर्ड है हमारी प्रोटोजोआ डिजीज। बैक्टीरिया को हम पहले देख लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीज को हम कैसे याद करें, इसको मैं कैसे करता था, ट्रिपल टी के नाम से, 1 2 3। पहला टी कौन सा हो गया हमारा, ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड टी कौन सा हो गया, टिटनेस। और थर्ड टी कौन सा हो गया हमारा, टाइफाइड। उसके बाद जैसे हमारे आईपीएल होता है, वैसे ही वेस्ट इंडीज में या कैरेबियन आइलैंड में क्या होता है, सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो सी से हमारा क्या हो गया, कोलेरा। पी से हमारा हो गया प्लेग, पी से हमारा हो गया प्लेग। लेप्रोसी हो गया हमारा एल से, ठीक है। ये तो हमारी बैक्टीरियल डिजीज। उसके बाद आती है हमारी प्रोटोजोआ डिजीज। ये कौन कौन सी होती है, मलेरिया, ठीक है, एम्यूबाइसिस, ठीक है, काला अजहर। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, काला अजहर बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और काला अजहर का जो साइंटिफिक नेम है, जिसको हम कहते हैं लिथमेशिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिथमेशिया काला अजहर का क्या है, सेकेंडरी नेम है। उसके बाद आता है स्लीपिंग सिकनेस, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइपेनोसोमा। ये भी इंपॉर्टेंट होता है इसका। ये आपको काला अजहर के साथ इसका साइंटिफिक नेम भी याद करना है, साथ ही साथ स्लीपिंग सिकनेस का भी आपको नेम याद करना है साइंटिफिक। वायरल डिजीज में मैं से याद करता हूँ, जो भी जानवरों से रिलेटेड डिजीज है ना, वो मेनली वायरस में आती है। जैसे रेबिस सुना ही होगा, चिकन फॉक्स, इबोला, डेंगू, ठीक है। ये जो डिजीज है मेनली वायरल होती है। पर अगर आपने बैक्टीरियल, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि बैक्टीरियल और अगर आपने ये प्रोटोजोआ डिजीज याद कर ली है, ये आपको समझ में आ गई है, तो जो रेस्ट होती है ना, वो मेनली वायरल डिजीज ही होती है। जैसे कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, मंकी फॉक्स, हेपेटाइटिस ए बी सी, मिजेल्स, ये सब कौन सी होती है, हमारी वायरल डिजीज होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज देख लेते हैं। सारी डिजीज तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, जो भी करंट में जो डिजीज है ना, हमको उनको अच्छे से करना है, करंट वाली डिजीज को, ठीक है। मंकी फॉक्स पे जाने से पहले आप देखिए मंकी फॉक्स में होता क्या है। जैसे हमारा स्मॉल फॉक्स होता था ना, वैसे मंकी फॉक्स के अंदर भी ऐसे हमारे को पैचेस हो जाते हैं, और इनका ऐसा है कि पैचेस फटता है तो उससे दूसरे पैचेस बनते जाते हैं। तो माना जाता है कि ये स्मॉल फॉक्स का भी बहुत सीवियर से सीवियर वर्जन है। किसी भी डिजीज में हमको सबसे पहली चीज देखनी होती है कि क्या ये एक वायरल डिजीज है, कि ये बैक्टीरियस है, कि ये पैरासाइट है। तो जो मंकी पॉक्स है वो हमारी किससे होता है, वायरस से होता है। उस वायरस का नाम क्या है, ऑर्थोपोसिस वायरस, ठीक है। ये आपको नाम याद करना है। फैलता कैसे है, मतलब मानिए ये एक तरह का जूनोटिक डिजीज है। एनिमल टू ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो आपको मंकी फॉक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सेम एज कोविड-19। अभी हाल ही फिलहाल इसका क्योर क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब भी आपको मंकी फॉक्स होता है तो आपको स्मॉल फॉक्स का वैक्सीन दिया जाता है, जो काफ़ी हद तक मंकी फॉक्स को कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। मंकी फॉक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहली बार कहाँ ऑब्जर्व किया गया था, कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था, तो कॉन्गो में आइडेंटिफाई किया होगा। कॉन्गो से आपको याद आना चाहिए कि कॉन्गो में कौन सा मिनरल मिलता है। तो कॉन्गो हमारा फेमस है हमारे कोबाल्ट मिनरल के लिए, ठीक है। तो कॉन्गो है कहाँ पे, अफ्रीका रीजन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा 1 2 3 एंड 4। अगला डिजीज हमारा है कोलेरा। कोलेरा को हम हिंदी में कहते हैं हैजा के नाम से जानते हैं। कोलेरा कौन सा डिजीज है, एक ये बैक्टीरियन डिजीज है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, एक बैक्टीरियन डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, वाइबेरियो कोलेरिया, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। मेनली कहाँ होता है, जहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर हो। जहाँ जिस कंट्री में अगर वॉर होगा, बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होगा, पॉवर्टी होगी, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलेरा देखने को मिलेगा, ठीक है।
कोलेरा के लिए ये कहा जाता है कि जो ओरल वैक्सीन जैसे जो हमारे पोलियो आता है वैसी वैक्सीन अवेलेबल है रिगार्डिंग कोलेरा, ठीक है, जो टेम्परेरी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग कोलेरा। मोस्ट कोलेरा आउटब्रेक्स कहाँ है, मतलब इस कोलेरा के अलग अलग टाइप है, जैसे हमने कोविड-19 के पढ़े थे अलग अलग, जैसे ओमिक्रॉन पढ़ा था, डेल्टा पढ़ा था, वैसे ही कोलेरा के अलग अलग टाइप है। तो जो मोस्ट कॉमन कोलेरा का टाइप माना जाता है वो कौन सा है, O1 और O139, ये दो टाइप कोलेरा के जनरली देखे जाते हैं। कोलेरा के अंदर क्या होता है, आपने सुना ही होगा, हैजा के अंदर क्या होता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। कोई आपसे पूछते क्या कोलेरा से डेथ भी हो सकती है किसी की, तो आंसर होगा हाँ, कोलेरा से डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निपा वायरस के रिगार्डिंग, ठीक है। निपा वायरस पर पढ़ने से पहले एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। ये क्या होता है, फ्रूट बैट होता है, एक बैट होता है, वो क्या करता है, जो फ्रूट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और उस इन्फेक्टेड फ्रूट को कौन करता है, ह्यूमन कंज्यूम करता है। उस ह्यूमन को कंज्यूम करने से क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं ना वो भी उसमें स्प्रेड होता है। यहाँ तो दूसरा साइकिल इसका ये होता है, जो फ्रूट बैट है उसने उस फ्रूट को कंज्यूम वो कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, उस एनिमल ने उस फ्रूट को खाया, और उस एनिमल को ह्यूमन ने खाया, तो फिर वो जो ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड हो गया। ये एक निपा वायरस का साइकिल होता है। तो नाम से मालूम चल रहा है कि ये क्या है, वायरस कैटेगरी से बिलोंग करता है। वायरस का नाम क्या है, हैनिपा वायरस, ठीक है। मेनली किससे होता है, फ्रूट बैट से होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रूट बैट्स में होता है। क्या ये बिल्कुल न्यू बीमारी है, नहीं, ये 1998 में आई थी। और कौन सी कंट्री सबसे पहले इससे अफेक्ट हुई थी, मलेशिया। ये अगला पॉइंट ये कह रहा है, द वायरस कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट। हाँ, ये सही है कि एक तरह की जूनोटिक डिजीज है, जो एनिमल्स होती है, या फिर जो कंटेमिनेटेड फूड, जो फ्रूट है वही अगर कंटेमिनेट हो गया, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, उससे होती है। जी हाँ, ये ऑप्शन सेकंड भी इसका करेक्ट आंसर है। शॉकिंग बात यह है कि माना जाता है जो कोविड के अंदर आपके डेथ होने के चांसेस होते थे वो होते थे 10 से 12%, वो भी जो डेल्टा वेरिएंट था, उसके बाद तो 1% से कम है जो डेथ होने के चांसेस थे कोविड में। बट जो ये निपा वायरस है, इसके अंदर माना जाता है कि अगर आपको निपा वायरस हो गया तो चांसेस आपके 40 से 70% डेथ होने के। तो ये कोविड से भी खतरनाक बीमारी मानी जाती है निपा वायरस, ठीक है। राइट नाउ इसके अंदर कोई भी हमारे पास एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है निपा वायरस के रिगार्डिंग, ठीक है। इसका कोई क्योर नहीं है, स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन भी हमारा निपा वायरस के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। निपा वायरस ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ये इंडिया के अलावा भी कुछ कंट्रीज में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में हो गया, और इंडिया में अगर इसका कोई एपी सेंटर माना जाता है तो कहाँ पाया जाता है, केरला में पाया जाता है, ठीक है। WHO ने इनकी अपनी जो R&D की ब्लूप्रिंट लिस्ट होती है, WHO की एक लिस्ट होती है जिसके अंदर ये रिसर्च से रिलेटेड लिस्ट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, उन डिजीज को रखा जाता है जिनके रिगार्डिंग अभी वैक्सीन इन प्रोग्रेस है, या उस मतलब कंट्री को या सोसाइटी को उस वैक्सीन की सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो एक R&D ब्लूप्रिंट लिस्ट होती है WHO की, ये याद रख लीजिएगा, मेंस में अच्छा लिखने का पॉइंट है। उसके अंदर उन डिजीजेस को रखा जाता है जो बहुत हाईली डेंजर इन नेचर है, जिससे लोगों की डेथ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और उसमें निपा वायरस को रखा जा चुका है, ठीक है। निपा वायरस से बचने का तरीका क्या है, जैसे हम कोविड-19 में करते थे, उस पर्सन को आइसोलेटेड कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हाइजीन का ध्यान रखेंगे, अगर कोई फ्रूट्स हम लोग बाय कर रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करेंगे, प्रॉपर हाइजीन सैनिटाइजेशन रखने से निपा वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 एंड 3। हम सिर्फ उन्हीं डिजीज को कवर कर रहे हैं जो द हिंदू में या फिर अच्छे न्यूज़पेपर में 1 या 2 बार महीने में आ ही रही हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा रिगार्डिंग डेंगू के, ठीक है। डेंगू क्या है, एक तरह का वायरस है, ना बैक्टीरिया है ना प्रोटोजोआ है, वायरस है। डेंगू के मेनली 4 स्टेरियोटाइप्स, 4 कैटेगरी मानी जाती है कि डेंगू की 4 कैटेगरी। अगर आप में को उन चारों में से एक भी कोई कैटेगरी के डेंगू हो जाता है तो चांसेस ये रहते हैं कि आपको उस कैटेगरी का दोबारा डेंगू ना हो, ठीक है। मतलब मान लो चलो मुझे डेंगू ए हो गया, तो मुझे वापस ए होने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, पर मुझे बी, सी और डी ये हो सकता है, पर ए होने के चांसेस मेरे कम है। डेंगू एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। वेक्टर बोर्न मतलब कि
इसको कोई कैरियर करता है, और उस कैरियर कौन करता है? एक मॉस्किटो है जिसका नाम क्या है? एडिस मॉस्किटो। वो डेंगू को क्या करता है? कैरियर करता है। ठीक है, तो ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। डेंगू से क्या होता है? हाई फीवर हो जाता है। आपने देखा होगा जो डेंगू का जो पर्सन इम्पैक्ट होता है डेंगू से, उसकी क्या हो जाता है कि उसको मतलब उसकी वीकनेस आ जाती है, उसका प्लेटलेट्स कम हो जाता है। वो पर्सन के जो इम्यूनिटी है उस पर बहुत सीवियरली अटैक करता है डेंगू। ठीक है, डेंगू का भी कोई अभी कोई भी एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है डेंगू का। ठीक है, डेंगू को नॉर्मल जो एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं उनसे ठीक किया जाता है। ठीक है, अभी मैं देखा था डेंगू, WHO क्या रिकमेंड करता है कि डेंगू से बचना है तो हम उस वेक्टर को कंट्रोल करो। वेक्टर मतलब हमारा जो हमारा एडिस मॉस्किटो है ना, उसको कंट्रोल करो। इसलिए क्या कहता है, जो नेट्स है उनका प्रमोशन किया जाता है। इवन ये तक बोला जाता है जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है इस डेंगू से। और बोला जाता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में पानी हो या ना हो, पर घर पे एक नेट जरूर होता है। मतलब जो मच्छरों को भगाने वाला नेट रहता है ना, तो उसमें वो लोग सोते हैं। इतना ज़्यादा जरूरी है अफ्रीका के अंदर नेट्स टू प्रिवेंट फ्रॉम डेंगू। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है हमारा टीबी के रिगार्डिंग, ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग। टीबी मैंने बताया था ट्रिपल टी से, याद आ रहा होगा आपको कि एक क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस किसको इंपैक्ट करता है? ये हमारे मेनली लंग्स को इंपैक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिवर को नहीं करता, किसको करता है? लंग्स को इंपोर्ट करता है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो बैक्टीरिया टीबी में जनरली पाया जाता है। सबसे शॉकिंग ये है कि जो इंडिया है ना, वो इसका एपिसेंटर है। सबसे ज्यादा अगर टीबी के कोई केसेस कहीं मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं। टीबी के रिगार्डिंग एक वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, BCG वैक्सीन। क्या? ये बच्चों को लगाई जाती है रिगार्डिंग टीबी। ठीक है, और इंडिया का एक मिशन है ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन मिशन, जिसके अंदर हमें 2025 तक टीबी को कम करना है, खत्म करना है हमारे देश से, इरिगेट करना है। कम नहीं करना, इरिगेट ही करना है हमारे को। कब तक? 2025 तक। और अगर ग्लोबली बात करूं मैं, ये तो इंडिया का हो गया, ग्लोबली कब तक करना है? ग्लोबली करना है हमारे को 2035 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2, 3 एंड 4। टीबी से याद रख लेगा किस। अगला क्वेश्चन भी हमारा टीबी के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, तो जो टीबी के लिए टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? मैनटॉक्स टेस्ट होता है, जो किसमें होता है? चिल्ड्रंस में होता है। और अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं तो एडल्ट्स में जो हमारा क्या कहते हैं, कफ होता है, उसका टेस्ट कराते हैं, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसका हम टेस्ट करवाते हैं किसके लिए? एडल्ट्स के लिए। और चिल्ड्रन के लिए हमने मेंटोस टेस्ट। क्या कोई आपसे पूछे कि टीबी को क्योर किया जाता है, तो हाँ, 100% टीबी क्या है? क्योरेबल है। ट्यूबरक्लोसिस को क्योर किया जा सकता है। लोग पता नहीं क्यों इस बीमारी से इतना डरते हैं और छुपाते हैं। छुपाने की जरूरत नहीं है। जितना अर्ली स्टेज में इसको अगर आप बताएंगे डॉक्टर को या आइडेंटिफाई करेंगे, उतना जल्दी आप क्योर हो जाएंगे। नॉर्मली माना जाता है 6 मंथ के अंदर टीबी जो होता है वो क्योर किया जा सकता है, अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो। डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है? डॉट्स करके एक ट्रीटमेंट आता है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। उसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। इसके अंदर अलग अलग एंटीबैक्टीरियल्स आपको दिए जाते हैं। क्योंकि एंटीबैक्टीरियल क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अब आता है कि इस डॉट्स के अंदर एक जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा दो आपके टीबी के रिगार्डिंग, टीबी के 2 टाइप्स के रिगार्डिंग। उनका नाम क्या है? एक का नाम है हमारा आइसोनाइज्ड एंड दूसरा है हमारा रिम्फेम्पन। ठीक है, तो ये 2 प्रोनाउंसिएशन के लिए हम सॉरी। तो ये आइसोनाइज्ड और ये रिम्फेम्पन, इन ये 2 एक से बैक्टीरियंस होते हैं जो ऐसे जो टीबी होते हैं जिनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस क्योर करता है। उसके बाद आते हैं हमारा कि जो टीबी प्रोग्राम है इंडिया का, वो ये 2035 ग्लोबली के लिए है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है कि इंडिया ने एम करा है कि टीबी को इरेडिकेट करना है 2035 तक, नहीं, 2025 तक करना है। ग्लोबली जो है वो 2035 तक है, और इंडिया के लिए वो टारगेट है 2025। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है यहाँ पे होता है मॉस्को डिक्लेरेशन। मॉस्को डिक्लेरेशन मतलब क्या? कि 2017 में जो कंट्रीज थी वो आप सब मिले थे और एक मॉस्को डिक्लेरेशन हुआ था रिगार्डिंग टीबी। तब ग्लोबली टारगेट सेट किया गया था 2035, और इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया था 2025। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 एंड 3। अगला जो डिजीज आता है हमारा आता है हेपेटाइटिस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये क्या है, एक हमारा वायरल डिजीज है। इसके अंदर ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर लेते हैं या टॉक्सिन्स को आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे लिवर को इम्पैक्ट करता है। टीबी हमने पढ़ा था किसके लिए, लंग्स के लिए, और हेपेटाइटिस किसके लिए, लिवर के लिए। दोनों को में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने जस्ट ट्यूबरक्लोसिस के बाद हेपेटाइटिस बताया है। जनरली लोगों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। हेपेटाइटिस के हमारे 5 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इनको आप एक एक करके मत पढ़िए, ग्रुप में पढ़िए, मतलब 2 के ग्रुप में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, मैं इसको हमेशा साथ पढ़ता हूँ। ये दोनों क्यों होते हैं कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होते हैं दोनों, ठीक है। साथ में ये बोला जाता है कि अगर आपने प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखा है, जैसे आपने क्लीन वाटर पिया है या जो आपका फूड है वो आपका बहुत क्लीन है, हाइजीनिक है, तो आपको हेपेटाइटिस ए और ई होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्योर भी सेम ही है, इन दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन है और हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीन है। दूसरा आता है हमारा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी किसके लिए होता है, मेनली जो ये ब्लड बोर्न डिजीज है। अगर एक इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को दिया जाए तो उसके चांसेस होने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। या अगर कोई पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उसके भी चांसेस हो रहे हैं, मदर से बच्चे में भी आ रहा है। इसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हाँ जी, इसका वैक्सीनेशन अलग है। प्रिकॉशन क्या है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डम्स को यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों क्या है, हमारे ब्लड बोर्न डिजीज है। हेपेटाइटिस जो भी हमने पॉइंट बी में पढ़ा है ना, सेम कार्बन कॉपी है हेपेटाइटिस सी के अंदर। ये भी क्या है, एक ब्लड बोर्न डिजीज है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ बोलते हैं कि टैटू नहीं करवाना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं टैटू नहीं कराना चाहिए। उसमें क्या होता है, निडल्स का रहता है कि एक जब हम टैटू कराते हैं तो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमारे ब्लड के साथ क्या करता है, मैच कर जाता है, जिससे उस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई भी बीमारी जैसे HIV है या हेपेटाइटिस है, वो जो नॉर्मल पर्सन हेल्दी पर्सन है उसको होने के भी चांसेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्या हेपेटाइटिस सी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, नहीं। क्या हेपेटाइटिस डी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, नहीं। तो C एंड D इसका वैक्सीनेशन अवेलेबल अभी तक नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी का क्या है कि हेपेटाइटिस डी जो है वो बी का दोस्त है, बी और डी दोस्त है, तो ये हमेशा साथ में ही आता है। ये भी कैसी है, ब्लड बोर्न डिजीज है। अगर आपने हेपेटाइटिस आप बी से बच गए ना तो आपको हेपेटाइटिस डी कभी नहीं होगा, इसका भी कोई वैक्सीनेशन अलग नहीं है। तो याद रखिएगा, बी और डी हमेशा साथ में आते हैं, सी और डी का कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। बहुत ईजी है, आपको भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट आप दोबारा लेक्चर सुनेगा तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई किसके लिए होता है, मेनली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सही है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखेंगे तो हेपेटाइटिस ए और ई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बी और सी से मेनली क्या होता है, जो हमारा लीवर है उसमें काफी इन्फेक्ट होता है, साथ ही साथ हमको हार्ट डिजीज जो क्रोनिक डिजीज है उसके होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। हेपेटाइटिस डी है ना, उन्हीं पर्सन को इम्पैक्ट करता है जो उनको ऑलरेडी, अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो आपको हेपेटाइटिस डी होगा ही होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस डी सिर्फ अलोन कभी नहीं आता, हमेशा बी को साथ में लेके आता है। तो इस क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूं तो क्या होगा, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है हमारे रिगार्डिंग है एड्स के। एड्स का फुल फॉर्म वाले इंपॉर्टेंट होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है। ये क्या है, एक तरह की वायरस डिजीज है। उस वायरस का नाम क्या है, रेट्रोवायरस, ठीक है। या फिर हम जिसको बोलते हैं HIV बोलते हैं ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, HIV। इससे क्या होता है, आप जो हमारे T सेल्स होते हैं, लास्ट क्लास अगर आप रिवाइज करें, हमने पढ़ा WBC से हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट में भी हमने 2 पढ़े थे, एक B सेल और एक पढ़ा था T सेल। T सेल क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। तो एड्स के अंदर जो ये T सेल है, जो हमारा खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसको ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देता है HIV, ठीक है। ये प्राइमरी क्यों ट्रांसफर क्या फूड और वाटर से होता है, नहीं, ये मेनली ट्रांसफर होता है। ये भी एक जो ब्लड बोर्न डिजीज है, जैसे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आप इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपके होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। क्या HIV की कोई वैक्सीन अवेलेबल है, जी नहीं, HIV की कोई वैक्सीन नहीं है। तो फिर पर इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसको क्या कहता है, जो उसकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, HIV को मैनेज करते हैं। दूसरा है हमारा कि HIV को डायग्नोज करने के मेथड्स, या आप मेथड्स के नाम याद कीजिए, जैसे एलिसा, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एंजाइम होता है ना, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे इसके थ्रू हम है ना चेक करते हैं। तो एलिसा ये काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो एलिसा को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वेस्टर्न ब्लॉट
ये है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, इसको इंपॉर्टेंट। ये मेनली 3 टेस्ट होते हैं जो HIV के रिगार्डिंग किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 4 ए। अगला डिजीज आता है हमारा टेटनस। टेटनस को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम डायग्राम देख लीजिए। कभी कभी जब हमको लोहा लग जाता है तो याद है अपने पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्या तुझे लोहा लग गया तो टिटनेस का इंजेक्शन लगा ले, या हम कभी घास में चल रहे हैं तो हमारे पेट छील जाता है सॉरी, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आप टिटनेस का इंजेक्शन लगा लीजिए। तो ये टिटनेस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, ठीक है। मेनली कहाँ पाया जाता है, ये सॉइल के अंदर पाया जाता है, आयरन के अंदर पाया जाता है। बोलते ना इसको लोहा लगा है, लोहा लगा है तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि टिटनेस लगा, इंजेक्शन लगा दीजिए। टिटनेस का इंजेक्शन 6 महीने तक चलता है हमारा, ये हम जनरल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं टिटनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो क्लोस्ट्रिडियम इस बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम, जो टिटनेस में काम करता है, ठीक है। ये आपकी नर्वस सिस्टम है ना, उसको बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है, जिससे आपकी क्या बॉडी या तो बहुत ज़्यादा स्पांड करती है या बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, ठीक है। जो हमारी जॉ होती है वो उसके अंदर लॉक हो जाती है, आदमी का मुंह नहीं खुल पाता, वो खाना तक नहीं खा पाता इसके अंदर, टिटनेस के अंदर, ठीक है। डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आफ्टर अगर आपके इंजेक्शन हो जाता है तो आप एक एंटी टिटनेस क्या है इसमें एक इंजेक्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। और बच्चों के अंदर तो एक DPT करके एक इंजेक्शन आता है, वो पैदा होते ही उनको लगा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4। कुछ ऐसी डिजीज है जिसपे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है, पर स्टिल हम इनके जो पॉइंट्स हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट एक बार देख लेते हैं। वो है पोलियो और रेबीज। पोलियो किससे होता है, ये एडेनो वायरस करके है, उससे होता है। ये भी वो पुअर सैनिटाइजेशन, जैसे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इससे फैल रहा है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, काफी इंपैक्ट कर देता है। आपने देखा होगा जो 35 से 40 के एज के लोग हैं या 40 से 45 के एज के लोग हैं, अगर कुछ लोग को चलने में इश्यू आ रहा है तो माना जाता है कि मेनली वो जो लोग हैं ना वो उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जो पोलियो से काफी सीवियरली इंपैक्ट हुई है, ठीक है। आप जैसे ये लड़की देख सकते हैं, इसका पेड़ देखिए, ये पोलियो डेफिशिएंट है। आपके आसपास भी देखिए जो 35 से लेकर 45 साल के एज के ग्रुप होंगे, अगर उनको चलने में इश्यू आ रहा है तो वो मेनली माना जाता है कि पोलियो डेफिशिएंट ग्रुप के हैं लोग, ठीक है। पोलियो का सीवियर, अगर सीवियर फॉर्म में जाऊं तो क्या हो जाता है, इंसान को पैरालाइज तक हो जाता है। इंडिया ने क्या किया था, 1995 में एक पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था। आपने देखा होगा बचपन में कैंप भी चला करते थे, पोलियो के रेडियो भी चला करते थे कि संडे संडे को पोलियो की मुफ्त दवा पिला जाएगी। तो उससे क्या इंडिया ने काफी हद तक पोलियो को कंट्रोल कर लिया, और WHO ने मार्च 2014 के अंदर इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री कर दिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, जो भी कंट्री पोलियो फ्री हुई है ना, उनमें पोलियो वापस इमर्ज हुआ है। तो ये काफी शॉकिंग है, इसलिए डिजीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट में आप याद रखिएगा, पोलियो एक तरह की वायरस है ना बैक्टीरिया है ना प्रोटोजोआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, वो इसका मेन रीजन है। अगला आता है रेबीज। रेबीज से रिलेटेड एक मिथ आपको पहले ही कर दूं कि रेबीज से सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है क्या, नहीं। बाकी जानवर, जैसे आप देखिए कोई बर्ड्स हैं, जैसे बैट है उसके भी हो जाता है, रैबिट है उससे भी होता है, कैट उससे भी होता है, मंकी उससे भी रेबीज हो जाता है, ठीक है। तो रेबीज का संबंध सिर्फ और सिर्फ डॉग से नहीं है। उस वायरस का नाम क्या है जो रेबीज फैलाता है, उसका नाम है रैप्डो वायरस, ठीक है। ये हमारे लिए मेनली किसके लिए होता है, रेबीज के लिए होता है। ये कैसे इंट्रोड्यूस होता है, अगर हमको मतलब डॉग ने बाइट कर लिया या फिर अदर एनिमल ने उनको बाइट कर दिया तो उससे हो जाता है। सबसे खतरनाक पॉइंट तो ये आता है कि अगर आपको रेबीज हो गया तो आप बच नहीं सकते, आपकी डेथ निश्चित है। इसलिए हमको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाना पड़ता है। रेबीज होने के बाद आप देखते ना कि मतलब अपन बोलते हैं कि इसको कुत्ते ने काट का है तो ही प्रिटेंड लाइक अ डॉग, या वो ही प्रिटेंड लाइक अ कैट। उस ऐसा इसलिए होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारी बिल्कुल बैंड ही नहीं हो पाती, वो काम करना ही बंद कर देती है। ये रेबीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं हमारा मलेरिया। लगातार 2023 और 2021 में RS प्रीलिम्स में से क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो मलेरिया हमारा कौन सा डिजीज है, सबसे पहली बात मलेरिया हमारा एक पैरासाइट वाला कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। ना ये बैक्टीरिया है ना ये वायरल डिजीज है। उस पैरासाइट का नाम क्या है हमारा, जेनस प्लाज्मोडियम। उसमें भी अगर देखा जाए तो मेनली आपको 5 तरह के मलेरिया के बारे में बात किया जाता है। उस 5 तरह के मलेरिया टाइप्स के अंदर मैं बताऊंगा आपको। ये 2 टाइप है ना, आप सिर्फ इनको पढ़िए, तो ये 2 ही पूछे जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ऐसा कुछ है नहीं जो पढ़ा जाए, ठीक है। तो जो ये प्लाज्मोडियम,
ये फैल्सीपैरम है, इसके अंदर क्या होता है ना, मेनली जो 80 to 85% मलेरिया है ना, वो इसी के थ्रू, इसी प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, ठीक है। और कोई अगर पूछते कि मलेरिया से किसी की डेथ भी हो सकती है, तो हाँ, मलेरिया से नॉर्मली ह्यूमंस की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। जनरली जनरली जो मेलिजेंट मलेरिया है हमारा, जो हमारा नॉर्मल लोगों में पाया जाता है, उसके होने का कारण कौन सा होता है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम। दूसरा कौन सा होता है, ये विवेक्स। इसके अंदर क्या होता है, विवेक्स को मैं कैसे याद करता हूँ, अगर कोई आईफोन यूजर होगा तो उसमें एक विविड करके वो आता है, फिल्टर आता है, तो विविड से आप विवेक्स याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मेनली जो हमारा लीवर है ना, अगर ये माना जाता है कि अगर आपको विवेक्स हो गया है तो ये आपके लीवर से जाता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आपके लीवर को छोड़ता है, और इतना लीवर को ये बहुत डैमेज कर देता है कि 2 से 3 साल तक आपके लीवर को रिकवर होने में टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियन, इसका खुद का नाम ही दे दिया, नोलेसी। ये बट तीनों जो है ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो ये ओवेल है ये सेम विवेक्स के जैसे ही माना जाता है, और ये मलेरिया ये माइडल फॉर्म है, मतलब इतना खतरनाक मलेरिया नहीं होता। और ये जो नॉलेसी है, ये इसका क्या इसमें होता है, मेनली साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में होता है, बट मैं फिर भी कहूँगा ये 3 मत याद कीजिएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मलेरिया की साइकिल, कि मलेरिया काम कैसे करता है। इसमें क्या होता है, जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है हमारा, ठीक है, वो किसको, अब कुछ जो हेल्दी पर्सन है उसको बाइट करता है, बट ये मच्छर कैसे इन्फेक्ट हुआ, इसने किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटा होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मच्छर पहले इन्फेक्टेड है कि पर्सन इन्फेक्टेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, पता नहीं कौन, ये वही बात होगी कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, सेम वही चीज है। तो इस हेल्दी मच्छर ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, उस इन्फेक्टेड पर्सन मच्छर ने किसी हेल्दी पर्सन को काटा, ठीक है, फिर उसका लीवर डैमेज हुआ, लीवर खराब होने के कारण क्या हुआ, जो उसके आरबीसी थे वो डैमेज हुए, ठीक है। और फिर जैसे ही उस मच्छर ने उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड था उस मच्छर में आ गया, उस मच्छर ने फिर दूसरी बार किसी और पर्सन को काटा। ये मलेरिया की एक साइकिल होती है। मलेरिया के अंदर कौन सा मस्टर है जो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है फीमेल, इसका क्या नाम है, एनोफिल्स। एनोफिल्स जो मॉस्किटो है वो मलेरिया के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है। जो मलेरिया के जो प्राइम वेक्टर है, मैं टर्म भूल रहा था, वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है वो, इस वेक्टर का नाम क्या है, एनाफोलिस, 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 ठीक है। मलेरिया क्या माँ से बच्चे भी हो सकता है, हाँ, अगर कोई वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उससे बच्चे के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मलेरिया, ठीक है। मलेरिया मेनली कहाँ पाया जाता है, जो ये मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल नेशंस है ना, वहाँ पे मलेरिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या मलेरिया का क्योर है, हाँ, मलेरिया का क्योर पॉसिबल है। इसके लिए हमारे पास एंटी मलेरियल वैक्सीन होती है, क्योंकि मलेरिया एक हमारी पैरासाइट है, तो उसके लिए हमारे पास एंटी मलेरियल वैक्सीन होती हैं, जैसे क्यूनॉन हो गया, क्लोरोक्यूनॉन हो गया, हाइड्रोक्लोरोक्यूनॉन, जिसके आगे में भी क्यूनॉन लग रहा है ना, क्यूइन या क्यूनॉन, ये हमारी कौन सी है, एंटी मलेरिया वैक्सीन है। आपको कोविड-19 में याद होगा, हमने मलेरिया वैक्सीन से कोविड को भी ठीक करने का कोशिश किया था, ठीक तो नहीं, बट हमने कोशिश ये किया था कि जो कोविड के सिम्टम्स हैं वो कम से कम होते जाए, किसके थ्रू, एंटी मलेरिया वैक्सीन के थ्रू। और हमने यूएसए को भी ये एंटी मलेरिया वैक्सीन प्रोवाइड की थी। उसके बाद आता है हमारा डायबिटीज पे। डायबिटीज पढ़ने से पहले हमको इस डायग्राम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और उस डायग्राम पे जाने से पहले भी बताऊं कि जो डायबिटीज है वो क्या एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है, ये कोई प्रोटोजोआ से नहीं होती है। तो 2 डायबिटीज आपने जनरली सुनी होगी, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, इन दोनों को पढ़ लेते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज को हम क्या कर सकते हैं, क्योर नहीं किया जा सकता, बट टाइप 2 को हम क्योर कर सकते हैं थ्रू लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइक है ना, हम लोग शुगर फ्री चीजें ले सकते हैं, वो चीजें ले सकते हैं जिनकी शुगर की क्वांटिटी कम हो, ठीक है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो इनफ जो इंसुलिन है वो क्रिएट नहीं कर पाती। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, वो जो इंसुलिन है वो तो इनफ क्रिएट नहीं कर पा रही, साथों साथ जो इंसुलिन है ना उसका एंटी रेजिस्टेंट बना देती है वो, ठीक है। इसमें तो इंसुलिन ही प्रॉपर नहीं बन पा रहा, इसमें साथ इंसुलिन तो बन नहीं रहा, साथ साथ क्या हो रहा है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। टाइप 1 जो डायबिटीज होते हैं उसके जो कॉजेज है वो अननोन है, पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, क्या है, अभी तक मेडिकल साइंस उसको पता नहीं कर पाया कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टाइप 1 डिजीजेस। टाइप 2 का क्या है, टाइप 2 को पता रहता है, जैसे हमको जेनेटिक्स, मतलब मदर या फादर से आ रही है या ग्रैंड पेरेंट्स से आ रही है,
बोला जाता है कि 40 की एज के बाद मेनली आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोटे पे मतलब ओबिसिटी और डायबिटीज प्रोपोर्शनली काम करती है। जो पर्सन को ओबिसिटी है वो चांसेस है उसमें डायबिटीज होने के सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात आता है हमारा कि इसके अंदर जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, उसमें मेनली आपको जो इंजेक्शन होते हैं, इंसुलिन होते हैं, वो लेने पड़ते हैं। साथ जो टाइप 2 डायबिटीज है, आप इंजेक्शन जब आपको सीवियर हो जाए तब लेते हैं, साथ नहीं तो आप जो ओरल होते हैं या मेडिसिन होती है उनको आप ले सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है टाइप 1 डायबिटीज कॉज बाय द बॉडी अटैकिंग इट्स ओन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। ये टाइप अभी हमने पढ़ा, टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 है। इसमें हम क्या बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। और टाइप 1 डायबिटीज के अंदर क्या होता है, मेनली जो हमारे इंसुलिन है ना वो प्रॉपर्ली काम नहीं होता। तो ये रिवर्स जो है वो ट्रू है, अभी ट्रू नहीं है। डायबिटीज के मेनली सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको जो यूरिन है वो बार बार यूरिन आता है, आपको बहुत प्यास लगती है, ठीक है, थोड़ा सा काम करते हो आपको थका थका सा लगता है। ये डायबिटीज के टाइप वो है, सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स है। डायबिटीज को हम कैसे चेक करते हैं, आपने देखा होगा कि ओरली भी डायबिटीज को चेक किया जाता है, डायरेक्ट हम तो ब्लड से चेक किया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये मेनली डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक होती है ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, ये जो होती है वुमेन्स को प्रेगनेंसी के दौरान होती है। अगर क्वेश्चन यहां तक पूछता तो इसका आंसर हो जाता सही। ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहां तक तो ये ट्रू है। दिक्कत क्या होती है कि ये सिर्फ मदर को ही इंपैक्ट करती है, चाइल्ड को नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये मदर और चाइल्ड दोनों को प्रेट करती है। तो इसकी जो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इसका फर्स्ट हाफ ट्रू है और सेकंड हाफ इसका क्या है, फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन हमारा रिगार्डिंग है कैंसर के, ठीक है। कैंसर भी एक तरह की क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज है। कल को आपको पूछ ले कि कैंसर कोई वायरल डिजीज है क्या, नहीं, कैंसर भी हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो कोई हमारा सेल होता है वो अब नॉर्मली बढ़ रहा है या एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ रहा है, अनकंट्रोल बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये डायग्राम देखिए, नॉर्मल सेल हमारा कैसा है, ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा। कैंसरस सेल के देखिए इसका शेप कैसा हो गया, बिल्कुल इनरेगुलर हो गया। साथ ही साथ ये हो गया कि ये स्प्रेड होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तो खराब चीज है। इसलिए कैंसर को कंट्रोल करने के लिए मेनली 3 मेथड्स की हम बात करते हैं। कौन कौन से, पहला मेथड तो हो जाता है हमारा रेडियोग्राफी, दूसरा होता है हमारा कीमोथेरेपी, ठीक है, ठीक है, और थर्ड हो जो हमारा लेजर वाला। तो ये हमारे मेनली 3 मेथड होते हैं जो कैंसर को ट्रीट करने के काम आते हैं। जो रेडियोग्राफी वाला है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कोबाल्ट ये हम यूज करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो ये पूछा गया है कौन सा मेटल यूज किया जाता है टू ट्रीट द कैंसर, साथ साथ कौन सी रेडिएशन यूज की जाती है, तो गामा रेडिएशन यूज की जाती है, जिसके जो हमारा जो ट्यूमर सेल है उसको खत्म किया जाता है। तो अब स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा सही हो गया। कैंसर को हम 2 टाइप से है ना हमारा डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 टाइप कौन से हैं, एक है बनाइन टाइप, ठीक है, और दूसरा है हमारा मैलिग्नेंट टाइप, ठीक है। ये 2 टाइप है, प्रोनाउंसिएशन के, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ ये 2 टाइप से हमारे ट्यूमर्स के, एक बनाइन टाइप, एक ये मैलिग्नेंट टाइप, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो बेनाइन टाइप होता है ना मेनली एक ही जगह पे हो रहा है। अगर आपको उस सेल के अंदर हो रहा है ना या उस ऑर्गन के अंदर हो रहा है तो वो इम्पैक्ट होगा, अदर ऑर्गन है वो इम्पैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें जो डेथ होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं। बट दूसरी तरफ जो हमारा ये मैलिग्नेंट टाइप है, इसके अंदर क्या होता है, अदर जो ऑर्गन है वो भी इम्पैक्ट होते हैं और इसमें जो मरने के चांसेस, जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा रहता है। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो एक फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC, ये एक मेथड होता है। बायोप्सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो कैंसर को डायग्नोस करने के हमारे काम आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2, 3 और 4। अब कुछ कैंसर के टाइप है, एक बार हम देख लेते हैं। पहला टाइप है एक कार्सिनोमास, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो 80 to 85% कैंसर है वो इसी टाइप का होता है, ठीक है। इसी कैंसर के अंदर कौन कौन से आते हैं, लंग कैंसर आता है, ब्रेस्ट कैंसर आता है, कोलेट्रल कार्सिनोमा ये कैंसर आता है। इस कैंसर के अंदर क्या दिक्कत कहाँ आती है, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, उसको डैमेज करता है ये, ठीक है। जैसे स्किन हो गए हमारे या इंटरनल ऑर्गन्स है, उसमें ये होने के चांसेस ज्यादा हो देखा जाता है। दूसरा कौन सा है हमारा, सार्कोमास, ये कहाँ होता है हमारे मेसोडर्मल टिश्यू, उसमें होने के चांसेस होते हैं।
ठीक है, ये कहाँ देखा जाता है? हमारे बोन के अंदर, फैट्स के अंदर, मसल्स के अंदर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत रेयर है, मैंने देखा ना 80 to 85% तो वही है कार्सिनोमास, ये बहुत रेयर होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? बोन कैंसर, फैट टिश्यू कैंसर। इसके आप टेक्निकल नाम याद करना चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लिम्फोमास, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, इस कैंसर के रिगार्डिंग। इसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा WBC होता है ना, वाइट ब्लड सेल, ये इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, 1 लाख तक बढ़ जाती है। नॉर्मल इनकी क्वांटिटी शायद 5,000 से 11,000 लेती है, पर जैसे ही ब्लड कैंसर होता है इनकी क्वांटिटी 1 लाख, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना बिल्कुल बौखला सा जाता है, बिना किसी एंटीजन के हमेशा एंटीबॉडी बनाता रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? हमारा ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। कहाँ होता है? ये लिम्फेफेटिक सिस्टम में हमारा काम करता है। इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो तहस नहस हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारा मेलानोमास, ठीक है। ये कहाँ होता है? हमारे मेलानोसाइट्स में होता है। ये भी वही सेम स्किन से रिलेटेड या पिगमेंटेशन से रिलेटेड। ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी कोई फैलता है ना, तो ये मेलानोमास वाला जो है वो फैलता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। ये मेनली कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन, नाम से मालूम चल रहा है कहाँ होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होगा। ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, एक बेनिग्न और मैलिग्नेंट, इन दोनों टाइप्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है, अगला हमारा है न्यूरोडोक्राइन ट्यूमर, न्यूरो एंड डोक्राइन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मेनली न्यूरो से मेरे को रिलेटेड लग रहा है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? हमारे ब्रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये क्या होता है? इंपैक्ट करता है। जो हमारे पैनक्रियाटिक न्यूरो सिस्टम है, न्यूरो ट्यूमर है, उसको ये हमारे इंपैक्ट करने का काम करता है। अगला आता है हमारे क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। तो जो हमारा क्रोमोसोम है उससे रिलेटेड हमारे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा हमारा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है? तो ट्राइसोमी 21, ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्रोमोसोम डिजीज है डाउन सिंड्रोम, तो उसमें कोई क्रोमोसोम में ही दिक्कत आ रही है, जो क्रोमोसोम का नाम क्या है? ट्राइसोमी 21। इसके अंदर क्या होता है? हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है, किसकी? क्राइमोसोमों की। उस कॉपी का नाम क्या होता है? 21। जो पर्सन इससे इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट होता है, उसको क्या होता है? उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वो कम हो जाती है, मतलब उसको सोचने की क्षमता कम हो जाती है, पढ़ लिख नहीं पाता, थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा रिटार्ड हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ उसके अंदर हार्ट डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हार्ट से रिलेटेड इशू रहते हैं, डेवलपमेंट इशू रहते हैं, मतलब उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा विकसित नहीं हो पाता। उसके बाद आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है? मोनोसोमी एक्स होता है। ये मेनली किस में होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनली आपने देखा होगा फीमेल के अंदर 2 XX क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम देखा जाता है, जिससे क्या होता है? उनकी हाइट जो है वो क्या हो जाती है? छोटी रह जाती है, ठीक है। जो उनकी प्यूबर्टी है वो डिलेड हो जाती है। माना जाता है कि जो वुमेन की प्यूबर्टी होती है वो 10 to 15, जब वो 10 से 15 साल के बीच होती है तब हो जाती है। पर इस केस के अंदर क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम के वो 25 से 30 तक उनकी प्यूबर्टी आगे खसक जाती है। मेनली उनमें मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनकी जो इंटेलिजेंस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है? हमारा एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स इसमें आता है, हमारे मेल में आता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल के लिए और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमारे मेल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारा एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? जो मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। मैन का जो चेस्ट होता है वो ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैन थोड़ा मतलब वुमेन्स के जो उसमें ट्रेट्स होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। मैन की फर्टिलिटी में थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखता है, स्पर्म क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती है। दूसरा हमारा क्या है? पैटचूट सिंड्रोम। ये इसके अंदर भी वही ट्राइसोमी 13 वो होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 आ जाता है। जैसे हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम आप और ये पैटचूट सिंड्रोम, इन दोनों को आप साथ में कपल में पढ़िएगा, ठीक है। इसके अंदर वही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हार्ट डिफेक्ट, अदर फिजिकल अबनॉर्मलिटीज, ये हो जाता है। फिर एक आता है एडवर्ड सिंड्रोम। इसके अंदर 18 क्रोमोसोम 18 जो है वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखा था? स्मॉल जो देखा जाता है और अदर डिजीज देखी जाती है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है। क्राय डू चैट सिंड्रोम, ये सब फ्रेंच नाम है, ठीक है। इसके अंदर क्या देखा जाता है? क्रोमोसोम 5 को देखा जाता है वो इम्पैक्ट हो रहा है।
इसके अंदर क्या आता है, जो ह्यूमन होता है मतलब जो इन्फेंट होता है वो मतलब जो बिल्ली होती है ना उसके अकॉर्डिंग वैसे वैसे रोने लग जाता है, तो उसको कहते हैं क्राई दू चैट, कैट लाइक क्राई अफेक्टेड इन्फेंट। जो बच्चा होता है वो बिल्ली जैसे रोने लगता है, ठीक है। इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल वही सब चीज़ें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, डेवलपमेंट डिले हो जाता है। उसके बाद आता है XXY सिंड्रोम, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वाई जो होता है वो इम्पैक्ट करता है। ये किस में होता है, मेनली मेल्स के अंदर होता है, और मेल्स में अंदर क्या आता है, एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है। इससे होता है जो आदमी होता है उसकी हाइट काफी ज्यादा पाई जाती है। माना जाता है कि जो मसाई मारा ट्राइब है अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर मेनली ये देखा जाता है XXY सिंड्रोम, ठीक है। मेल की जो मेनली फर्टिलिटी है उस पर इम्पैक्ट डालता है, इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करता है, जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी है उनको रिड्यूस कर देता है। ओके, हमारा लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। वेट अ सेकेंड, हाँ। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेंगू। डेंगू इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो मैंने बताया था कि जो भी ऐसे जानवरों से रिलेटेड बीमारी है वो किससे रिलेटेड होती है, किस में आती है, वायरल में आती है, ठीक है। बाकी जो हमारी ये तीनों है वो किस में आती है हमारे, ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज के अंदर आती है। उसके बाद आता है हमारा ये मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 17, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये प्लाज्मोडियम हमने मलेरिया के अंदर पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था हमने मेलिंजिनेट मलेरिया, ये किसके थ्रू होता है, ये फैल्सीपेरम। अगर मान लो आपको कुछ नहीं पता पर आपको ये 5 टाइप तो मलेरिया के पता थे, उसमें पता है आपको 85% मलेरिया फैल्सीपेरम होता है, तो चांसेस क्या थे इस बी ऑप्शन होने के जानते थे। अब ये देखिए 2023 में क्वेश्चन आया, सेम लैंग्वेज 2021 में, मेलिंजिनेट मलेरिया इज कॉज बाय, सेम वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेटेड ऑफ वाटर। हेपेटाइटिस बी मैंने बताया था, ये ब्लड बोर्न डिजीज है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। जॉन्डिस हमको पता ही है वाटर ब्लड है, तो ये भी गलत हो गया। टाइफाइड गलत हो गया, कोलेरा गलत हो गया। कोलेरा तो जहां होता ही कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण है, हैजा। उसके बाद आप देखिए आपको कुछ नहीं पता बट आपको ये पता है कि जैसे मलेरिया है, मलेरिया क्या है हमारी एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और सॉरी, मलेरिया मेरी क्या है, एक सेकेंड, हाँ, मलेरिया मेरी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, मलेरिया मेरी प्रोटोजोआ डिजीज है। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूं अभी। हाँ, जो मलेरिया है हमारा वो क्या है, मेरा एक प्रोटोजोआ है। तो अगर मुझे मालूम चल गया इसका, हम ऑप्शन मेरा 1 3 हो गया, तो बी का 3 का है, ये रहा, तो डायरेक्ट आप आंसर पहुंच गए, आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था क्रोमोसोम नंबर 21 किस रिलेटेड होता है हमारा, डाउन सिंड्रोम से। 2018 में आया, फिर 2021 में आ गया। ट्राइसोमी 21 इज नोन एज अ डाउन सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर बाय एंटीबायोटिक्स। अब लॉजिक लगाओ, जो बैक्टीरिया से डिजीज हो रही है वही एंटीबायोटिक से सॉल्व होगी, और जो वायरल से डिजीज हो रही है वो एंटीवायरल से होगी। तो ये बात करा एंटीबायोटिक्स से, तो अब याद करो, ट्रिपल टी टिटनेस तो नहीं हो सकता, CPL कैरिबियन प्रीमियर लीग ये भी नहीं हो सकता, एल से लीप्रो, तो क्या बचा, मिजेल, क्योंकि एक वायरल डिजीज है, ये एंटीवायरल से सही होगी ना कि एंटी बैक्टीरियल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी। ओके, थैंक यू।